आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो पत्रकारिता में अपना मकाम ऊंचा देखना चाहती थी। लेकिन ये लड़की एक दिन अपने ही घर में मुर्दा पाई गई। पहले उसे खुदकुशी का नाम दिया गया, लेकिन जब लाश का पोस्टमार्टम हुआ तो कई चौंकाने वाले तथ्य सबके सामने आए। उस महत्वाकांक्षी लड़की ने खुदकुशी नहीं की थी, बल्कि उसे मारा गया था। पुलिस, प्रशासन और फॉरेंसिक एक्सपर्ट द्वारा इस कत्ल की गहराई से छानबीन की गई थी, जिसके खुलासे के बाद हर कोई बिना चौंके नहीं रह पाया। जिन सोशल नेटवर्किंग के जरिए ये लड़की अक्सर अपने दोस्तों से रूबरू हुआ करती थी, उसके कत्ल के बाद उन्हीं सोशल नेटवर्किंग के जरिए उसके दोस्त उसके लिए इंसाफ की मांग करने लगे थे। सच तो यह था कि सिर्फ उसके दोस्त ही नहीं, उसके आसपास रहने वाला हर वो शख्स जो उससे ज़रा भी सरोकार रखता था, वो उसके कातिलों को सज़ा दिलवाना चाहता था। तो आइए जानते हैं पत्रकारिता की बुलंदियों को छूने के सपने देखने वाली एक लड़की को किस तरह उसी के घर में मौत के घाट उतार दिया गया। कहानी को पूरा जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की कहानी जर्नलिस्ट निरुपमा पाठक की है। उनकी उम्र 22 साल थी। 22 साल की निरुपमा उर्फ नीरू देश के प्रतिष्ठित संस्थान IIMC से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करके साल 2010 में अंग्रेजी अखबार बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्टर थीं। झारखंड के कोडरमा से IIMC में प्रवेश के लिए जुलाई 2008 में जब निरुपमा दिल्ली आई थीं, तभी इंटरव्यू के टाइम उनकी मुलाकात प्रियभांशु नामक एक लड़के से हुई थी। निरुपमा ने रेडियो और टीवी जर्नलिज्म में दाखिला लिया और प्रियभांशु ने हिंदी पत्रकारिता में। पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करते करते दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ चुके थे। निरुपमा पाठक एक बेहद हंसमुख लड़की थी। वो एक अव्वल दर्जे की छात्रा थी। वह एक कुलीन ब्राह्मण परिवार की बेटी थी। उनके पिता का नाम धर्मेंद्र पाठक और माता का नाम सुधा पाठक, और उसका एक छोटा भाई था जिसका नाम सदवेंद्र पाठक था। और दूसरी तरफ प्रियभांशु जाति से कायस्थ था। IIMC में निरुपमा और प्रियभांशु की जोड़ी चर्चित थी। निरुपमा के सहकर्मियों का कहना था कि वो एक होनहार पत्रकार भी थी। समय के साथ साथ दोनों का प्यार परवान चढ़ता रहा। उसे विश्वास था कि वो अपने प्यार के लिए अपने पापा को मना लेगी, और वो हमेशा प्रियभांशु से कहती थी कि उसके घर वाले उसे बहुत चाहते हैं, वो कभी उसकी बात नहीं टालेंगे। जब प्रियभांशु उससे शादी करने को कहता तो वो उससे कहती कि पहले मैं अपने घर वालों को मना लूँगी, तभी हम शादी करेंगे। प्रियभांशु और निरुपमा एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। निरुपमा को अपने घर वालों पर भरोसा था कि उन्होंने जिस खुलेपन से उसे पढ़ने और पत्रकारिता करने की छूट दी है, उसी खुलेपन वाली सोच के साथ वे इस विजातीय प्रेम विवाह करने की भी अनुमति दे देंगे। वो अपने घर वालों, परिवार वालों से बेहद प्यार करती थी। दिन गुजरता है और इसी दौरान उसे खबर मिली कि उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई है। वो बेचैन हो उठती है और प्रियभांशु को इस बारे में बताती है। उसकी परेशानी को देखते हुए प्रियभांशु उसे सलाह देता है कि तुम कुछ दिनों के लिए अपने घर चली जाओ, अपनी माँ से मिल लोगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा। इस तरह परेशानी में तुम्हारा यहाँ दिल नहीं लगेगा। निरुपमा भी यही चाहती थी। 19 अप्रैल 2010 को वो दिल्ली से अपने घर कोडरमा चली गई और प्रियभांशु से कह कर गई थी कि वो जल्द ही लौट आएगी। इधर प्रियभांशु उसका इंतज़ार कर रहा था, लेकिन निरुपमा दिल्ली वापस तो नहीं आई, बल्कि आई तो उसकी मौत की खबर। उसका वापसी का रिजर्वेशन 28 अप्रैल का था, लेकिन वो ट्रेन जो निरुपमा को लेकर गई थी फिर उसे लेकर वापस नहीं आई। 29 अप्रैल 2010 को खबर आई कि नीरू अब इस दुनिया में नहीं रही। इस दिन नीरू ने प्रियभांशु को मैसेज किया था कि मैं आने की कोशिश करूंगी, धैर्य रखो और बिना मेरे कहे कोई एक्सट्रीम स्टेप मत उठाना। यह नीरू का प्रियभांशु को किया गया आखिरी मैसेज था। संदिग्ध तौर पर हुई उनकी मौत से निरुपमा को जानने वाले सभी लोग स्तब्ध थे। निरुपमा की लाश उनके झारखंड के कोडरमा के घर में मिली। शुरुआत में उनके घर वालों ने उनकी मौत की वजह करंट लगना बताई थी, और इसके उलट जब पुलिस उनके घर पहुंची तो फांसी लगाकर आत्महत्या की बात बताई गई। निरुपमा के कमरे से पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला था, जिसमें लिखा था कि मुझ पर कई जिम्मेदारियां हैं, मैं उनका निर्वाह नहीं कर पा रही हूँ, मेरे घर वाले मुझे बहुत चाहते हैं। लेकिन मौके पर पुलिस को ना तो गले का फंदा मिला और ना ही लटकती हुई लाश। निरुपमा के घर पर 29 अप्रैल को सिर्फ उसकी माँ और छोटा भाई थे।
तो सवाल ये उठा कि लाश क्यों और किसने उतारी। मामला तब और उलझा जब नीरू के पिता ने बड़ी बेफिक्री दिखाई। चौतरफा दबावों और बयानों के बदलते बीच निरुपमा की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो इस मामले में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पोस्टमार्टम में पता चला कि निरुपमा 8 से 10 हफ्ते की गर्भवती थी। यह बात भी सामने आई कि निरुपमा की मौत गले की हड्डी टूटने से नहीं हुई, जो कि आमतौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या करने से होती है। इस रिपोर्ट ने एक बार फिर परिवार को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। आखिरकार परिवार सच क्यों नहीं बता रहा था? बयान बार बार क्यों बदले जा रहे थे? पुलिस को शक था कि परिवार के किसी सदस्य ने पारिवारिक सम्मान के नाम पर निरुपमा की हत्या कर दी है। शक के आधार पर पुलिस ने निरुपमा की मां को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को शक था कि तकिए से मुंह दबाकर निरुपमा की हत्या की गई है और यह काम निरुपमा की मां अकेले नहीं कर सकती। बहुत सी गिरफ्तारियां अभी और बाकी थीं। पुलिस का मानना था कि निरुपमा की मां सुधा पाठक के साथ निरुपमा का भाई भी इस हत्या में शामिल हो सकता है। इसी थ्योरी पर पुलिस ने अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाई। निरुपमा के जानने वालों का भी यही कहना था कि वो आत्महत्या नहीं कर सकती, ये ऑनर किलिंग का मामला है। उधर प्रियभांशु रंजन ने भी निरुपमा के परिवार वालों पर हत्या का आरोप लगाया। रंजन ने कहा था कि नीरू के घर वालों को उनके प्रेम विवाह करने के फैसले पर ऐतराज़ था। घर वालों ने धोखे से निरुपमा को मां की झूठी बीमारी की खबर से बुलाया था। निरुपमा को 28 अप्रैल को दिल्ली वापस लौटना था, लेकिन घर वालों ने उसे दिल्ली आने से ज़बरदस्ती रोका। पुलिस ने निरुपमा की हत्या का मामला दर्ज कर लिया था और जांच आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने निरुपमा के परिजनों को उठा लिया और उन्हें थाने ले जाकर पूछताछ की। निरुपमा की मां, भाई और पिता समेत अलग अलग पूछताछ हुई। एफआईआर में निरुपमा की मां सुधा पाठक को मुख्य आरोपी बनाया गया। पुलिस ने पूछताछ के बाद नीरू की मां को जेल में भेज दिया। पिता और भाई से पूछताछ जारी थी। 3 माह जेल में गुजरने के बाद नीरू की मां को जमानत मिल गई। प्रियभांशु का कहना था कि नीरू हमेशा अपने घर वालों को हमारी शादी के लिए मनाती रहती थी, लेकिन नीरू के पिता कभी भी इस शादी से राज़ी नहीं थे। उनके दोस्तों ने तो उनकी मंदिर में शादी करने का प्लान तक बना लिया था। नीरू की मां सुधा पाठक ने कोर्ट में प्रियभांशु के खिलाफ एक याचिका दायर कर दी। इस याचिका में प्रियभांशु पर आरोप लगाया गया कि प्रियभांशु ने शादी का प्रलोभन देकर नीरू का यौन शोषण किया और बाद में शादी करने से मना कर दिया, जिससे मजबूर होकर नीरू ने आत्महत्या करने का कदम उठाया। अदालत के आदेश के बाद पुलिस ने प्रियभांशु के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। प्रियभांशु के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 306, 506 और 420 के तहत मामला दर्ज किया गया। नीरू जिससे प्रेम करती थी और शादी करना चाहती थी, पुलिस अब उसे पूछताछ के लिए बुलाने वाली थी। प्रियभांशु की भूमिका की जांच के लिए कोडरमा पुलिस ने उससे गहन पूछताछ किया। नीरू के प्रेमी प्रियभांशु से पूछताछ के लिए कोडरमा पुलिस की एक टीम दिल्ली रवाना हो गई। पूछताछ करने के लिए आई झारखंड पुलिस ने प्रियभांशु का मोबाइल फ़ोन अपने कब्जे में ले लिया और इस फ़ोन से हुई बातचीत और मैसेज की तहकीकात करने में पुलिस जुट गई। पुलिस पता लगा रही थी कि मौत के पहले निरुपमा ने प्रियभांशु से क्या बातचीत की और दोनों के बीच आखिरी के दिनों में रिश्ते कैसे थे। पुलिस ने जांच के दौरान ही प्रियभांशु को बलात्कार और धोखाधड़ी के आरोपों में क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में जांच जारी थी। इस डेवलपमेंट के बाद नीरू की मौत का मामला और उलझ गया। अभी तक ये तय नहीं हो सका था कि मामला आत्महत्या का था या हत्या का। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लग रहा था कि नीरू की हत्या ही की गई है, जबकि उसके परिजन लगातार कह रहे थे कि उसने आत्महत्या की है। मार्च 2011 में कोलकाता की एक फॉरेंसिक प्रयोगशाला में सुसाइड नोट पर निरुपमा के हस्ताक्षर की पुष्टि हुई। इसके बाद इस मामले को हत्या के बजाय आत्महत्या के लिए उकसाने में तब्दील करते हुए निरुपमा की मां सुधा पाठक, पिता धर्मेंद्र पाठक, भाई सदवेंद्र पाठक और प्रेमी प्रियभांशु को आरोपी बनाया गया। जांच में प्रियभांशु के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। कोर्ट के सामने ऐसे कोई साक्ष्य पेश नहीं किए गए जिससे ये साबित हो सके कि नीरू की आत्महत्या में प्रियभांशु रंजन की कोई भूमिका थी। और नीरू की मौत के 5 साल बाद 2015 में प्रियभांशु रंजन को बरी कर दिया गया। अगर नीरू ने आत्महत्या की थी तो ये वाकई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था
और अगर ये हत्या थी तो बहुत सोची समझी साजिश थी। लेकिन आज बरसों बीत जाने के बाद ये सवाल आज भी वहीं का वहीं खड़ा है कि निरुपमा की मौत का कारण क्या था। लेकिन आज भी लोगों का यही मानना है कि निरुपमा का कत्ल उसके ही घर वालों ने किया था। सुसाइड नोट तो ज़बरदस्ती भी लिखवाया जा सकता है। निरुपमा चोरी छिपे शादी करने पर राजी नहीं थी, जबकि उसके दोस्तों और प्रिभांशु द्वारा दिल्ली में किसी आर्य समाज मंदिर में शादी की योजना भी बना ली गई थी। निरुपमा की यह जिद थी कि उनकी शादी उसके घर वालों की रजामंदी से ही हो, लेकिन उसके पापा हमेशा उससे कहते थे कि रिज़ाइन देकर यहाँ चली आओ, उस लड़के से शादी नहीं करनी है। शायद वो अपने माँ बाप को मनाने के लिए ही दिल्ली से कोडरमा पहुंची थी, लेकिन वहां जाकर वो आने वाले मधुर कल का ख्वाब लिए हमेशा के लिए सो गई और पीछे छोड़ गई अपनी यादों में प्रेभांशु को और कुछ सवाल कि आखिर कब तक समाज और परंपरा की दुहाई देकर परिवार मासूम जिंदगियों को मौत के हवाले करते रहेंगे। खुद को जन्म देने और परवरिश करने वाले माँ बाप पर भरोसा करना उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। निरुपमा को सोशल वेबसाइट से बहुत लगाव था। उसने कहीं लिखा था कि उसके परिवार से बढ़कर कोई नहीं है, खासकर उसके पिता। जब उससे पूछा गया था कि वो 5 कौन सी चीज़ें हैं जिसके बिना आप जी नहीं सकती, तब निरुपमा का जवाब था कि वो 5 चीज़ें हैं मेरा परिवार और उनमें 5वीं मैं खुद हूँ। सोशल नेटवर्किंग साइट पर इस ख्याल का इजहार करने वाली निरुपमा के अंजाम को देखकर पूरी दुनिया सकते में आ गई थी। इंटरनेट के सोशल नेटवर्किंग साइट पर मौजूद निरुपमा का प्रोफाइल उसकी शख्सियत को बयान करता है। निरुपमा ने अपनी प्रोफाइल में अपनी पसंद, नापसंद, आदत, मुश्किल जैसे तमाम मसलों पर जानकारी दी थी। उसने लिखा था कि उसे जीवन साथी के तौर पर जहां एक टॉल, डार्क और हैंडसम नौजवान चाहिए, वहीं पहली डेटिंग बंद कमरे में बिना म्यूज़िक या वाइन के होनी चाहिए। अपनी खासियत बयान करती निरुपमा जहां लोगों पर अपनी सेंस ऑफ ह्यूमर की छाप छोड़ती है, वहीं यह भी साबित करती है कि वो ज़िंदगी को लेकर कितनी ईमानदार थी। एक जगह वो लिखती है कि वो बेहद महत्वाकांक्षी है, लेकिन सच्चाई ये है कि अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए उसे जितनी मेहनत करनी चाहिए वो नहीं करती। आमतौर पर खुश मिजाज रहने वाली निरुपमा उन दिनों परेशान चल रही थी, अपनी मोहब्बत को घर वालों की रजामंदी नहीं मिलने से। निरुपमा ने 26 मार्च 2010 को फेसबुक पर अपना हाले दिल बयान किया था। हालांकि उसने इसकी वजह नहीं लिखी, लेकिन अंग्रेज़ी में अपनी परेशानी के लिए उसने जितने अल्फाज का इस्तेमाल किया, उसकी भी लोगों ने दाद दी। पढ़े लिखे और बैंक में अधिकारी निरुपमा के पिता धर्मेंद्र पाठक ने अपनी बेटी को यहाँ तक समझाया था कि अपने से छोटी जाति के लड़के से शादी मत करना। तो इस तरह एक जानी मानी पत्रकार, होनहार और खुशदिल लड़की का अंत हो गया। अगर ये एक हत्या थी तो ये हमारे समाज और देश के लिए बहुत अफसोसनाक है। तो इस कहानी के बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसी ही सत्य और आपराधिक घटनाओं को जानने के लिए हमारे चैनल क्राइम फाइल्स पर बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। जय हिंद।